हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जिट एग्जाम की डेट हमारी आ चुकी है, जो कि होने वाला है अक्टूबर में 5 और 6 अक्टूबर को इस साल। उसी के तहत फार्मेसी इंडिया लाइव ने एक मुहिम स्टार्ट की है, जो कि है सुपर 100 सीरीज, जिसमें आपकी हर रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास होगी और जिसके अंदर हम डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो आज की हमारी ये सुपर 100 सीरीज की क्लास नंबर 17 है, जिसके अंदर हम डीएसबीएम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसी के तहत आज की हम क्लास अपनी शुरू करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहा करेंगे एग्जिट एग्जाम से संबंधित, और साथ ही साथ इन क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे करेगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम्स के थ्रू। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग। मतलब जो डेमोग्राफी है, ठीक है, वो एक हमारी साइंटिफिक स्टडी है जहां पर हम ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब कि एक तरीके से जनगणना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, या तो पॉपुलेशन साइज में चेंज हो जाता है, या फिर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा पर्टिकुलर स्पेसिस में, उसके बारे में पता चल जाता है, या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बस आपका आंसर गलत होगा, लेकिन उसका सही आंसर क्या है उसका भी हाथों हाथ आपको सोल्यूशन क्लास में ही मिल जाएगा। तो इसीलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है बच्चा लोग, तो जो हमारा ये डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी होता है, जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि जो हमारी जनगणना है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, मान लो फॉर एग्जांपल 2024 चल रहा है और आज के टाइम पे 130 करोड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो ले रहे हैं हम इंडिया का ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें अगर करना हो 2029 में करना हो या 2027 में करना हो, ठीक है, तो इसमें जितना भी हमारा इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में, वो आपका पॉपुलेशन साइज में आ जाता है। ठीक है, वहीं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेसिस, अब फॉर एग्जांपल अगर 30 करोड़ की आबादी हमारी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है, और यही मान लो कि 22 करोड़ आबादी हमारे राजस्थान में है और 25 करोड़ के लमसम हमारी महाराष्ट्र में है, हर पर्टिकुलर स्पेसिस पे, यानी कि हर पर्टिकुलर स्टेट्स में अपनी अपनी पॉपुलेशन है, उसको मिलाकर के टोटल 130 करोड़ बनती है हमारी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। मतलब यहां से एक तो आपको इसके जरिए सेक्स रेशियो पता चल जाता है। सेक्स रेशियो मतलब कि मेल्स कितने हैं, ठीक है, फीमेल्स कितनी हैं, ये पता चल जाता है। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी कितनी पॉपुलेशन है हमारी। मतलब 0 से 5 साल में कितना, 5 से 10 साल में कितना, 10 से 20 कितना, और 20 से 50 कितना। इस तरीके से आपको कॉम्पोजिशन पता चल जाता है अपनी पूरी पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट यानी कि एमटीएम इन्वॉल्व। अब जो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट है यानी कि एमटीएम, उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शंस कहते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि जो हमारी मेडिकेशन की लेबलिंग होती है, जिसे हम डिस्पेंसिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो वितरण करते हैं, ठीक है, उसके लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि हमें जो अपनी मेडिकेशंस को कंपाउंड करना होता है। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि हम जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिससे कि हम अपनी एक मेडिकेशन थेरेपी जो हमें एक चाहिए, ठीक है, वो हमें मिल सके, ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी। और लास्ट ऑप्शन कहता है कंडक्टिंग रिसर्च ऑन न्यू ड्रग एंटाइटिस। मतलब कि जो हमारी नई ड्रग आने वाली है या हमें नई ड्रग बनानी है, उसके ऊपर हम अपना रिसर्च करें। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जहां पर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं और हमें जो है एक प्रॉपर जो अपना मेडिकेशन थेरेपी चाहिए होता है वो मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगर मैं बात करता हूं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट की यानी कि एमटीएम की, तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारी एक अप्रोच है, मतलब कि जो हमारा एक अल्टीमेट गोल होता है वो क्या है कि जो पेशेंट केयर है वो हम एक अच्छे से प्रोवाइड कर सके, जिससे कि हमारा जो मरीज है, हमारा जो पेशेंट है, वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, मतलब कि उसके वेलबींग का हम जो है बेसिकली अपनी अप्रोच रखते हैं। और ये कैसे होगा, जहां पर हम बेसिकली एक एप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज करेंगे, जो हमारे बेसिकली थेराप्यूटिक आउटकम्स आने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, तो वो भी इंप्रूव हो जाएंगे, और साथ ही साथ कम से कम हमारे एडवर्स इफेक्ट होंगे अगर हम मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं या जो दूसरा हमारा क्वालिफाइड अदर हेल्थ केयर स्टाफ होता है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होता है, तो वो जो है बेसिकली पेशेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलकर के चलते हैं, जिससे कि हमारा जो है बेसिकली दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी इसमें आ जाते हैं, और एक आपकी जो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट होता है वो सही से हो पाता है, और जो अल्टीमेट गोल है हमारा कि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो, उस पे जो है बेसिकली काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डेमोग्राफिक प्रोसेस दैट रेगुलरली वर्क विद इन अ पॉपुलेशन टू डिटरमाइन इट्स साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर, मतलब जो हम बेसिकली एक डेमोग्राफिक प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें आपको अपनी एक प्रॉपर पॉपुलेशन का साइज के बारे में पता लगाना है कि कितना पॉपुलेशन साइज है हमारा, ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो वो हमारा बेसिकली सोशल मोबिलिटी के थ्रू होगा, या फिर हमारा मोर्टालिटी के थ्रू होगा, या फिर फर्टिलिटी रेट का पता चलेगा, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं हमारे ऊपर के ये सही हैं, और जो सही आंसर है वो है बच्चा लोग हमारा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब जो डेमोग्राफिक प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम पता लगाते हैं। अब उसमें हमारा साइज भी आ जाता है, कॉम्पोजिशन भी आ जाता है, साथ ही साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं सोशल मोबिलिटी की, ठीक है, तो मतलब कि कितने हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं जो एक सोशल हायरार्की या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सोशल स्टेटस के लिए काम करते हैं, जैसे हमारे बेसिकली एनजीओज होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली। और अगर मैं बात करूं कि उस सोशल स्टेटस से दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि वो हमारी पॉपुलेशन साइज को तो अफेक्ट नहीं कर रहे, या उसका जो कॉम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको तो जो है प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ फैमिली स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हो रहे हैं, कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे क्या, ठीक है, एक हमारा माइग्रेशन पैटर्न क्या है कि कितने लोग जा रहे हैं हमारे उस पर्टिकुलर एरिया से, कितने आ रहे हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा मोर्टालिटी। मोर्टालिटी रेट का मतलब कि जो बेसिकली एक हमारे डेथ होती है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो कितनी है, मतलब नंबर ऑफ डेथ, एक टोटल पॉपुलेशन जैसे अभी प्रेजेंट में 130 करोड़ हमारी है, एक साल में कितनी डेथ हुई, ठीक है, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उस पर्टिकुलर टोटल पॉपुलेशन की, वो हमारा जो है मोर्टालिटी रेट में आता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली कोई भी एक इंडिविजुअल या जो कपल्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि बेसिकली वो अपने यंग वंस को जो जन्म देते हैं उसको हम फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है वो भी हम जो है बेसिकली इस डेमोग्राफिक प्रोसेस के जरिए ही पता लगा पाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब जो हमारा एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसका मेजर रोल यानी कि उसकी प्राथमिकता, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको वो बताना है। तो ऑप्शन कहते हैं कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स कराएगा, जो हमारे बेसिकली ड्रग्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स कराए जाते हैं, या फिर वो वैक्सीन्स को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो मरीज है उनमें वो वैक्सीन्स लगाएंगे, या फिर वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे जैसे डॉक्टर्स करते हैं उनके साथ, या उन अलग अपनी सर्जरी प्रोसेस करेंगे, या फिर वो लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट कराएंगे जो कि बेसिकली हमारा एक पैथोफिजियोलॉजिस्ट कराता है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना है जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की इन चारों ऑप्शंस में से जिम्मेदारी बनती है, और जो वो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स। अब क्या होता है, जब एक बेसिकली कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब उस ट्रेनिंग में यह भी बताया जाता है कि कैसे पेशेंट्स को यानी कि मरीजों को
कैसे वैक्सीन लगानी होती हैं वो भी उसको सिखाया जाता है। तो जो हमारे ऑप्शंस हमें दिए गए थे उनमें से ये एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन ही हमारा सही आंसर बनता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हाई स्टेशनरी स्टेज। मतलब ऐसा कौन सा स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल का या डेमोग्राफिक प्रोसेस का जिसको हम हाई स्टेशनरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन कहता है कि वो थर्ड स्टेज है, या वो हमारा सेकंड स्टेज है, या फिर वो हमारा फर्स्ट स्टेज है, या फिर वो हमारा फोर्थ स्टेज है। तो ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें डेमोग्राफिक साइकिल में हम उसको हाई स्टेशनरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फर्स्ट स्टेज। अब होता क्या है बच्चा लोग, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है इसको हम हाई बर्थ रेट के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हाई डेथ रेट भी होता है जिसकी वजह से स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। मतलब कि डेथ रेट भी बहुत हाई है और साथ ही साथ बर्थ रेट भी हमारा काफी हाई है, इसीलिए यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, ज्यादा तेजी से नहीं होती। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं जहां पर बर्थ भी हो रहा है और डेथ रेट भी हो रहा है, वो दोनों क्या है, समान उसमें हाई हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स हमारे ऐसे आ जाते हैं, अब चाहे वो हमारा एक हेल्थ केयर का हो, या एक हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी का हो, या एक एग्रीकल्चर इकोनॉमीज का हो, तो ये काफी सारे जो है बेसिकली फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये कह सकते हैं कि डेथ रेट भी हाई है और साथ ही साथ हमारा बर्थ रेट भी हाई है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इज। अब आपको यह बताना है जो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस चलती है उसमें उनकी प्राथमिकता क्या होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि इन पेशेंट केयर, जो हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनकी केयर करना, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल को संभालना, या फिर आउट पेशेंट केयर, मतलब जो मरीज हमारे जो है बेसिकली एडमिट नहीं होते हॉस्पिटल में लेकिन बीमार होते हैं, ठीक है, उनकी केयर करना। और लास्ट ऑप्शन कहता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ड्रग्स को बनाना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। ठीक है बच्चा लोग, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो हमारा सही आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, जो एक प्राइमरी फोकस होना चाहिए कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का, वो है हमारा ऑप्शन सी आउट पेशेंट केयर। क्या? आउट पेशेंट केयर, मतलब कि ये हमारे वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते? हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते। इन पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट एडमिट नहीं होते, जैसे आपको खांसी या बुखार या जुकाम होता है तो आप कहां जाते हैं? मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं। ठीक है, कहते हैं भैया मुझे बुखार हो रहा है, या तो अगर आप दवाई का नाम जानते हैं डायरेक्टली दवाई ही ले लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वहां पे वो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी आपकी कंडीशन आपने बताई है उसके अनुसार दवाई दे देते हैं। लेकिन इन पेशेंट का क्या होता है, उनको बेड पे ही सारी चीजें मिलती हैं। हॉस्पिटल में जो हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो जो है बेसिकली डिस्पेंस और कंपाउंड करके उन तक पहुंचवाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। अब जो हमारा बेसिकली पांचवा चरण है यानी कि फिफ्थ स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल का, उसे आप और किस नाम से जानते हैं? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, मतलब कि धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब कि जो स्टेशनरी स्टेज है वो काफी हाई है, या फिर लो स्टेशनरी स्टेज है। और लास्ट ऑप्शन कहता है डिक्लाइनिंग स्टेज। और जो सही आंसर है बच्चा लोग इस आंसर का, ये आपसे इसमें पूछा गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो हमारा पांचवा चरण होता है यानी कि फिफ्थ स्टेज होता है डेमोग्राफिक साइकिल का, उसको हम डिक्लाइनिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, या आप कह सकते हो कि हमारा जो डेमोग्राफिक मॉडल है एक तरीके से, यहाँ पे जो भी हमारे हिस्टोरिकल और फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं एक पॉपुलेशन ग्रोथ के, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं
5th स्टेज में, ठीक है, जिसमें आपका बर्थ रेट भी आता है और डेथ रेट भी आता है, वो आपका एक डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाता है, ठीक है। अब डिक्लाइन का मतलब कि जो एक श्रिंकिंग पॉपुलेशन है या जो हमारी पॉपुलेशन है जो एक बहुत कम लेवल पे ही स्टेबलाइज हो रही है, वो बेसिकली आपको इस 5th स्टेज में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक सब्स्टिट्यूशन इन फार्मेसी प्रैक्टिस गेन्ड प्रोमिनेंस विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच पॉलिसी इन इंडिया। मतलब जो एक हमारा जेनेरिक मेडिकेशंस का जो एक कॉन्सेप्ट था जो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आया, वो किस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद आया था, किस पॉलिसी को लागू करने के बाद आया था, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि जन औषधि स्कीम, या फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, या फिर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, या फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जन औषधि स्कीम, ठीक है। 2008 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके तहत जन औषधि को लॉन्च किया गया था। और मेन पर्पस क्या था कि जो हमारी जेनेरिक मेडिसिन हैं उसको हम जो है बेसिकली इंडिया के अंदर और अच्छे से इसको हम यूज में लेकर के आए, जिससे कि हर वर्ग का इंसान दवाइयों तक पहुंच सके, उसको दवाई मिल सके, कोई भी ट्रीटमेंट से, उपचार से वंचित ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है in the dash stage declining death and constant birth rates are the characteristics features of this stage। मतलब कि ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पर जो डेथ में बेसिकली डिक्लाइन होता रहता है या जो हमारा एक कांस्टेंट बर्थ रेट होता है, वो उस पर्टिकुलर स्टेज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो हमारा बेसिकली अर्ली एक्सपेंडिंग है, या वो हमारा लेट एक्सपेंडिंग है, या वो हमारा लो स्टेशनरी है, या वो हमारा हाई स्टेशनरी है। और जो सही आंसर है वो है हमारा बेसिकली लो स्टेशनरी। क्यों लो स्टेशनरी, क्यों? अब बेसिकली जो लो स्टेशनरी स्टेज होता है वो है हमारा 3rd स्टेज किसका, डेमोग्राफिक प्रोसेस या ट्रांजिशन का, ठीक है। अब इस स्टेज में जो हमारा एक सोसाइटी ट्रांजिशन है जहां पर बर्थ कंट्रोल बहुत हाई है और डेथ रेट भी हाई है, जिसकी वजह से हमारा बेसिकली क्या हो गया आगे जाकर के कि लो बर्थ और डेथ रेट हो गया। अब हुआ क्या, जो हमारा प्रीवियस स्टेज है, ठीक है, जैसे अर्ली एक्सपेंडिंग, जहां पर जो बर्थ रेट्स होते हैं वो जो है बेसिकली स्टिल हाई है, लेकिन जो स्टेशनरी स्टेज है वो है हमारा लो। क्यों है? क्योंकि जो बर्थ रेट्स हैं वो भी जो है धीरे धीरे फिर डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस was established at which यूनिवर्सिटी। सबसे पहला फार्मेसी का कॉलेज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस कौन से विश्वविद्यालय में, कौन से यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था? वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, या फिर वो हमारी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, या वो हमारी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और सही आंसर है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि जो हमारी BHU है, ठीक है, जो आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर सबसे पहला हमारा जो है बेसिकली फार्मेसी कॉलेज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस की स्थापना की गई थी 1932 में, जिसको हमारा सबसे पहला फार्मेसी का कॉलेज भारत के अंदर बनाया गया। आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बुक, जिसमें आपको 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाएगी, तैयारी और अच्छी हो पाएगी। इसको लेने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सामने स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनके माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं, इन पर कॉल करके या मैसेजेस करके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच स्टेज। मतलब कि एक तो बर्थ रेट भी जो है कम है
और डेथ रेट भी कम है, वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से स्टेज के हैं? वो फिफ्थ स्टेज के हैं, या वो फोर्थ स्टेज के हैं, या फिर वो थर्ड स्टेज के हैं, या वो हमारे सेकंड स्टेज के हैं? और जो बच्चा लोग सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी फोर्थ, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट हमारा जो है काफी कम है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो बर्थ और डेथ रेट होता है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, या आप कह सकते हैं कि जो पूरा एक हमारा पॉपुलेशन है वो भी जो है डिक्लाइन में जाने लगता है। अब जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो जो है एक रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे आ गए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो एजिंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसमें हमारा जो भी एक सोशल वेलफेयर सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो वर्क फोर्स डेमोग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ता है इनके अकॉर्डिंग एजिंग पॉपुलेशन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी कि एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, मतलब कौन से सन में, कौन से ईयर में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए को स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शंस कहते हैं 1986 में, या फिर 1995 में, या फिर 2005 में, या फिर 2010 में। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है कि कौन से ईयर में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए को स्टैब्लिश किया गया था। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को 2005 में स्थापित किया गया था। किसके अंडर? जो बेसिकली हमारे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 है उसी के अंडर, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना कराई गई थी। जो एक हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य सिद्धांत जो था एनपीपीए को लाने का, वो यही था कि जो हमारी जो पब्लिक है उनको एक रीजनेबल प्राइसेस, रीजनेबल रेट पे ही दवाइयां मिल सके, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, उनके प्राइसेस को हम कंट्रोल कर सके, और जो जनरल पॉपुलेशन है, सामान्य जो हमारी पॉपुलेशन है, वो भी उन सबको जो है अफोर्ड कर पाए, दवाइयों के प्राइसेस को कोई वंचित ना रह पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज फर्दर डिक्लाइनिंग डेथ एंड डैश आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, मतलब जो हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है उसमें जब आगे जाके डेथ में भी डिक्लाइन हो जाता है, और ऐसा क्या चीज है जो बेसिकली उसके एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं? तो ऑप्शंस कहते हैं कि डिक्लाइनिंग डेथ, या फिर कांस्टेंट बर्थ रेट, या फिर फॉलिंग बर्थ रेट्स, या फिर हाई डेथ रेट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और जो सही आंसर है वो है हमारा फॉलिंग बर्थ रेट, मतलब कि डेथ रेट भी तो घटता जा रहा है, उसी के साथ साथ बर्थ रेट भी हमारा नीचे जाता जाता है। वही हमारे उस पर्टिकुलर लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। अब इसमें क्या है, ये हमारा बेसिकली एक फोर्थ स्टेज आ जाता है किसका? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का, जहां पर बेसिकली होता क्या है, डेथ रेट भी हमारा घटता जा रहा है, और सिमिलरली जैसे हमारा लो स्टेशनरी स्टेज है वहां पर क्या होता है कि जो बेसिकली बर्थ रेट होता है उसमें भी धीरे धीरे जो है ढलाव आता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया which established the pharmacy council of India was enacted in, अब जो फार्मेसी एक्ट है हमारे इंडिया का, जिसने पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की भी स्थापना कराई थी, उसको कब लाया गया था हमारे इंडिया के अंदर, कौन से ईयर में? 1940 में आया था, 1948 में आया था, 1956 में आया था, या फिर 1978 में आया था? और जो सही आंसर है, आई होप आप सभी जानते हैं, वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1948, 1948 में फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया की जो है बेसिकली इसको इंडिया के अंदर लाया गया था। ठीक है, जिनका बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन और एजुकेशन है इंडिया के अंदर, हम उसको जो है बेसिकली रेगुलेट कर सके, उस पर नियंत्रित कर सके, जिसके तहत उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल काउंसिल
पीसीआई की स्थापना कराई थी, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारी फार्मेसी एजुकेशन और प्रैक्टिस की, जो हमारे इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर चलती है, उसको रेगुलेट और गवर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द डब्ल्यूएचओ डिफाइंड फैमिली प्लानिंग इन। अब जो हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी है डब्ल्यूएचओ की, उन्होंने फैमिली प्लानिंग कब दी थी? 1970 में, 1976 में, या फिर 1971 में, या फिर 1980 में? तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपने बताना है। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 1971, 1971 में डब्ल्यूएचओ की एक्सपर्ट कमेटी ने फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोगों को बताया था। ठीक है, बेसिकली इसको लाने का पीछे का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जिससे जो है बेसिकली हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग जो है हमारी जो है वो लिमिटेड रहे, उसी के लिए, उसी के तहत एक्सपर्ट कमेटी ने 1971 में फैमिली प्लानिंग को जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में समझाया था, उसकी डेफिनेशन एक प्रॉपर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट नॉन फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन वर्शिपफुल सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। अब जो सबसे पहला फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पूरे विश्व का, जिसको वर्शिपफुल सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरीज के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1617 में, 1707 में, 1803 में, या फिर 1901 में, 1901 में? तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपने बताना है। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1617, 1617 में सबसे पहला फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन वर्शिपफुल सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरीज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बेसिकली हमारा सबसे पुराना लाइब्रेरी कंपनी है जो लंदन यानी कि इंग्लैंड में है। इसको रॉयल चार्टर ने जो है बेसिकली किंग जेम्स वन, जो हमारे 1617 में इंग्लैंड के उस टाइम पर थे, उनकी जो है बेसिकली सामने ही इसकी स्थापना कराई थी। अब जो ये सोसाइटी है हमारी, उसकी स्थापना हुई थी कि जो एक हमारा एपोथेकेरिस्ट, मतलब जो पहले फार्मासिस्ट थे लंदन में, ठीक है, उस प्रोफेशन को हम जो है रेगुलेट कर सके, और जो क्वालिटी और सेफ्टी है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो पब्लिक को मिलती है, वो भी सुधर सके, वो भी इंप्रूव हो सके, उसी के लिए इसकी स्थापना कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वॉलेंटरी फर्टिलिटी कंट्रोल इन विच द मेल विड्रॉज बिफोर इजैकुलेशन। मतलब ऐसा सबसे पुराना कौन सा मेथड है एक फर्टिलिटी को कंट्रोल करने का, जो बेसिकली मेल्स यूज करते हैं? तो ऑप्शंस कहते हैं कि वो एब्स्टिनेंस है, या वो हमारा बेसिकली कॉइटस इंटरप्ट्स है, या फिर वो जो है एक सर्वाइकल म्यूकस मेथड है, या फिर वो एक वैसेक्टॉमी है। जो सही आंसर है वो है बेसिकली कॉइटस इंटरप्टस। अब बेसिकली इस मेथड को सबसे पुराना मेथड कहा जाता है, जहां पर बेसिकली एक बर्थ कंट्रोल के लिए मेल जो है इजैकुलेशन से पहले ही अपने पेनिस को बाहर निकाल ले, जहां पर बेसिकली बिफोर इजैकुलेशन मेल्स पुल्स आउट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी डेट्स बैक टू विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। सबसे पहला ऐसा कौन सा सबूत है कम्युनिटी फार्मेसी का पहले, ठीक है, कौन सी कंट्री में जो है बेसिकली हमारे पुरखों में, जब पुरखे कह लो, यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पे वो जो है बेसिकली रिकॉर्ड किया गया था? वो इजिप्शियन में था, या वो रोमन में था, या वो ग्रीक में था, या वो चाइनीज में था? और जो सही आंसर है वो है बेसिकली इजिप्शियन। क्या? इजिप्शियन। अब बेसिकली जो एंशिएंट इजिप्ट थे उन्हीं को ही क्रेडिट दिया जाता है, जो सबसे पहले रिकॉर्डेड प्रैक्टिसेस थी हमारी फार्मेसी की और मेडिसिन की, वो इजिप्ट में ही हुई थी। ठीक है, जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे उन्होंने ही एक सोफिस्टिकेटेड जो है बेसिकली सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट किया था किनका? मेडिसिनल प्लांट्स का और उनकी एप्लीकेशंस का, कि आप इनको जो है बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं, अपने साइन एंड सिम्टम्स पे यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट कम अंडर बिहेवियरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ऐसा कौन सा मेथड है जो बेसिकली एक बिहेवियरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर नहीं आता है? वो एब्स्टिनेंस है, या वो कॉइटस इंटरप्टस है,
या फिर वो एक कैलेंडर मेथड है, या वो हमारा बेसिकली एक बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ये आपके बिहेवियरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं आता है। जो बिहेवियरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं इनमें जो है बेसिकली सेक्सुअल बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए और इंटरकोर्स की टाइमिंग को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सके, उसके लिए ही इन मेथड्स को लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। अब जो ये एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी फार्मेसी का, ये कौन से देश में जो है बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, बना था? यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके, या फिर फ्रांस में, या फिर जर्मनी में? और जो बच्चा लोग सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। जो एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी फार्मेसी का, वो हमारा यूनाइटेड किंगडम में ही ओरिजिनेट हुआ था, वहीं से आया है। ठीक है बच्चा लोग, यूनाइटेड किंगडम हमारी जो है बहुत, जो एक हमारी मॉडर्न कम्युनिटी फार्मेसी है जो आज हम पढ़ते हैं, उसकी जो स्थापना की गई थी, जो बर्थ प्लेस है, वो हमारा यूनाइटेड किंगडम ही माना जाता है। वहां पर कम्युनिटी फार्मेसी है, जिसको आप रिटेल फार्मेसी या हाई स्ट्रीट फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं डायरेक्टली पब्लिक को। तो सबसे पहले इसके जो ओरिजिनेट किया गया था वो आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। तो आज की इस क्लास नंबर 17 में हमारी सुपर 100 सीरीज की, जो कि थी डीएसपीएम की, वो हमने कंप्लीट की। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा लगा होगा, पता चला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली रात 8 बजे आपकी सुपर 100 सीरीज की लाइव क्लास होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एग्जिट एग्जाम में भी पढ़ना हुआ और आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।